पूर्णिमा और अमावस की रात पहाड़ी औरतें कुंवारे लड़कों के साथ एक रात क्यों गुजारती हैं, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 20 साल की उम्र में मैं काम की तलाश में नेपाल गया था। वहां मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत से हुई जो मेरे साथ रात गुजारना चाहती थी। मैंने एक अमावस की रात ये राज का पता लगाना चाहा तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि वो औरत तो लड़कों के साथ। मेरा नाम रजत है। मैं अपने माँ बाबा के साथ जम्मू के एक गांव में रहता हूँ। मेरे बाबा खेतों में मजदूरी करते हैं और उससे जो कमाई होती है उससे ही हमारे परिवार का गुजारा चलता है। मेरा बड़ा भाई बिल्कुल नशेड़ी बन चुका है। मेरे पिता की लाख समझाने के बाद भी वो कोई भी काम धंधा नहीं करता। जब मेरी दीदी की शादी की उम्र हुई तो मेरे पिता को बहुत चिंता सताने लगी, क्योंकि जहाँ भी उनका रिश्ता देखते वो लोग दहेज में बहुत पैसे मांगते हैं। पर मेरे पिता को मजदूरी करके जो पैसे मिलते हैं वो घर में ही खर्च हो जाते हैं और गरीबी से हमारा जीवन गुजर रहा था। अब मैं 20 साल का हो गया हूँ। एक दिन अपने माँ बाबा को बातें करते मैंने सुन लिया था। वो कह रहे थे कि हमारे दो दो बेटे हैं पर कोई भी कुछ काम नहीं करता। अब हमारी बेटी रीना की शादी हम कैसे करवाएंगे? वो 18 साल की हो गई है, पर अब तक हम दहेज का पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए। अब पड़ोस के लोग भी बातें सुनाने लगे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो नेपाल में काम करते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। एक दोस्त था अजीत। मैंने उसे फ़ोन करके कहा कि घर की हालत बहुत ख़राब है, क्या नेपाल जाऊं तो मुझे कुछ काम मिल सकता है? इस पर अजीत ने कहा, अरे तू आ जा यहाँ, इतना पैसा है कि तू सोच भी नहीं सकता। तेरी दीदी की तो बहुत अच्छे घर में शादी होगी। ये सुनकर मैं लालच में पड़ गया कि आखिर अजीत ऐसा क्या काम करता है कि उसे इतने सारे पैसे मिलते हैं। उसके पिता भी हमारे पिता की तरह मजदूरी किया करते थे, लेकिन जब से अजीत नेपाल गया हुआ था उनके घर की हालत बहुत सुधर गई है। मेरा एक और दोस्त है मोहित। वो भी नेपाल में ही इस समय काम कर रहा है और उसकी बहन की भी हाल फिलहाल में शादी हो गई है। मगर वहाँ काम करके अच्छा खासा पैसा मिल जाए तो मेरी दीदी की भी शादी करवा सकते हैं। रीना दीदी कुछ कहती तो नहीं है, पर उसकी आंखों से साफ समझ में आता है कि वो काफी उदास रहती है। अगले ही दिन मैंने अपने पापा से कहा कि मैं नेपाल जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरे पिता सुनकर कहने लगे कि तू गांव में रहकर कुछ मजदूरी का काम क्यों नहीं कर लेता? मैंने अपने पिता से कहा, गांव में तो मजदूरी का बहुत कम पैसा मिलता है, इस वजह से हमारे परिवार का गुजारा भी नहीं चल पाता। दीदी की शादी के लिए हमें बहुत पैसे चाहिए और मेरा दोस्त अजीत और मोहित नेपाल में बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। इस पर मेरे पिता ने कहा कि नेपाल के लोग भी तो गरीब हैं, आखिर वो दोनों ऐसा क्या काम करते हैं कि इतना पैसा कमाते हैं? गांव में तो उन लोगों को लेकर तरह तरह की बातें उठती हैं। पर मैं भी जिद पर अड़ गया कि मैं नेपाल ही जाऊंगा, गांव में मजदूरी नहीं करूंगा। पर बाबा मुझे नेपाल भेजने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने गांव में मेरे लिए कुछ काम भी ढूंढ लिया, जहां मैं कुछ दिन गया भी, पर पैसे इतने कम थे कि मैं नेपाल का ही सपना देखा करता था। उधर मेरा दोस्त अजीत और मोहित भी मुझे फोन करके बार बार आने को कहते और मेरा मन नेपाल जाने को करता। मैंने उनसे कहा कि मेरे परिवार वाले मान नहीं रहे, किसी तरह समझाकर मैं आता हूँ। जम्मू में दिन भर मजदूरी करता था। खेतों में फसल रोपने का काम चल रहा था। उससे जितने पैसे मिलते वो घर के गुजारे में ही खर्च हो जाते थे। सारा दिन कीचड़ में काम करके धूप में रहकर इतने कम पैसे मिलते थे। मैं अपने घर वालों को समझाने और अपनी बात मनवाने की कोशिश करता, पर मेरी माँ रोने लगती और कहती, नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी माँ के आंसू मेरे पैरों की जंजीर बन गए थे। पर जल्दी ही फसल रोपने का काम खत्म हो गया। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अभी के लिए नेपाल चला जाता हूँ और उसके बाद जब फिर गांव में फसल कटाई का काम चलेगा तो वापस आ जाऊंगा। आखिरकार मेरे घर वाले मान गए, क्योंकि गांव में इतना कम पैसा मिलता था कि कुछ भी बचत नहीं हो पाती थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा कुछ गलत काम मत करना और जल्दी वापस आ जाना। मैंने कहा, फिक्र मत करो माँ, मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मेहनत से ही काम करूँगा और पैसे कमाकर घर भेजूंगा। आप दीदी के लिए लड़का ढूंढना चालू कर दो। मैंने नेपाल जाने की सारी तैयारी कर ली और अपने दोस्तों को भी खबर भिजवा दिया। परमिट बनाकर जब मैं नेपाल पहुंचा तो मेरे दोस्त मुझे मिलने आए और मुझे लेकर अपने गांव चले आए।
मेरे दोस्तों ने कहा कि हम जहाँ काम करते हैं वहीं पर तुम्हारे लिए भी हम काम के लिए बोल रखा है। वो लोग इस काम के अच्छे खासे पैसे देंगे, बस तुम्हें जो कहें और जैसा कहें वैसा ही करना है। मैं इधर उधर टहलने लगा कि तभी मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत से हुई जो बेहद ही खूबसूरत थी। मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। मैं हैरत में पड़ गया। वो औरत तो मुझे जानती तक नहीं थी, तो ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है। मैं उसके पास गया तो उसने पूछा, तुम मोहित के दोस्त हो ना? अब मुझे समझ आ गया था कि शायद ये मोहित को जानती होगी। मैंने कहा, हाँ, मैं यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। इस पर वो मुस्कुराने लगी और कहा कि ठीक है, तुम कल से कोठी पर आ जाना। तुम्हें काम के सारे तौर तरीके सिखा दिए जाएंगे। उसके बाद हर अमावस और पूर्णिमा की रात में तुम्हें काम करना पड़ेगा और बाकी का महीना तुम्हें तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हफ्ते में 2 ही दिन काम करना है। आखिर क्या काम है और उस काम के पूरे महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। उसने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान भी तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे और हर पूर्णिमा अमावस की रात में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जितने कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। मैं मोहित और अजीत के घर पर ही रुका हुआ था। हम तीनों ने मिलकर खाना बनाया और खाया। मैंने उनसे पूछा, दोस्त, आज मुझे एक औरत मिली थी जिसने कहा कि कल तुम कोठी पे आ जाना, पर मुझे काम का बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आखिर ऐसा क्या काम है जिसके वो मुझे इतने पैसे देगी। उन लोगों ने कहा कि तुम घबराओ मत, काम बहुत अच्छा है, बस तुम यहाँ ऐश करोगे, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आ जाएगा, फिर दोबारा नेपाल छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा। मैं सारी रात यही सोचता रहा कि आखिर क्या काम करना होगा। मुझे अपने घर वालों की याद आने लगी। वो लोग तो जम्मू से नहीं आने देना चाहते थे। मेरे बाबा को लगता था कि ये लोग कुछ गलत काम करते हैं, तभी इन्हें इतना पैसा मिलता है। अगले दिन मैं जब काम पर पहुंचा तो चौकीदार मेरी तरफ देखकर हंसने लगा और कहा, अच्छा, तो तुम ही हो वो नए लड़के जो यहाँ काम करने को आए हो। मैंने सोचा आखिर ये देखकर मुझे हंस क्यों रहा है। मैंने कहा, मैं यहाँ नया आया हूँ काम के लिए। उसने अंदर एक नौकरानी को फोन करके बुलाया। नौकरानी मेरे पास आ गई और मुझे अंदर लेकर जाने लगी। वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं। नौकरानी ने मुझे बिठाया और कहा कि अभी मालकिन आकर तुमसे बात करेगी। जब मालकिन मेरे पास आई तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। वो करीब 35 साल की होंगी। देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन पहनकर आई थी। उसको देखकर तो मेरी हसरतें जागने लगी। बहुत ही मोहक अदा से मेरे करीब आई और कहा कि तुम तो बहुत हैंडसम हो। मैं काफी हट्टा कट्टा और बहुत ही खूबसूरत हूँ। मेरा रंग गोरा है। मैंने एक्सरसाइज करके काफी अच्छी बॉडी बना रखी है। वो मेरे करीब आकर मुझे छूने लगी। मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। आखिर ये औरत ऐसा क्यों कर रही है। उसने एक जवान लड़की को बुलाया और कहा, इसका नाम चित्रा है। आज से ये तुम्हें ट्रेनिंग देगी और तुम्हें सिखाएगी कि काम कैसे करना है। तुम इसके साथ रहना और जो भी सिखाएगी वो तुम्हें सीखना है। मैंने मालकिन से पूछा कि आखिर मुझे क्या काम करना है। मुझे यही नहीं पता है। आप अगर मुझे बता देती कि मेरा काम क्या है तो मैं उसे करने को तैयार हूँ। मुझे खेतों का सारा काम आता है और अगर घर का कोई काम है तो मैं वो भी कर दूंगा। मालकिन ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें, धीरे धीरे सारा काम समझ में आ जाएगा। पहले तुम हमारे अदब कायदे सीख लो। तुम्हें उठना बैठना बोलचाल सब कुछ सिखाया जाएगा। चित्रा ने सबसे पहले मुझे एक्सरसाइज के कमरे में लेकर गई और मुझे बताया कि क्या एक्सरसाइज और कैसे करनी है। 1-1.5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद उसने मुझसे कहा कि जाकर नहा लो। नहाने के बाद उसने मुझे कुछ टाइट सा कपड़ा पहनने को दिया और वो मुझे अजीबो गरीबो चीज सिखाने में लगी थी। पता नहीं क्यों पहले दिन मुझे बहुत ही अजीब सा एहसास हो रहा था। काम करके जब मैं घर वापस गया तो मोहित और अजीत मुझसे पूछने लगे कि आखिर पहला दिन काम का कैसा बीता। मैंने कहा, मुझे बहुत ही अजीब सा लगा। उन लोगों ने मुझे कुछ काम ही नहीं दिया, बस अजीब गरीब चीज अदब और कायदे सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा, यार बस ऐश करो, इतना ज्यादा मत सोचो। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। करीब 7 दिनों के बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मालकिन ने मुझे काफी सारे पैसे दिए और कहा, कल अमावस की रात है, हम
अमावस और पूर्णिमा की रात में ये काम करते हैं। तुम्हें हमारी चुनी गई किसी पहाड़ी औरत के साथ एक रात गुजारनी है। ये सुनकर तो मेरे जैसे होश ही उड़ गए। किसी औरत के साथ मुझे रात गुजारना पड़ेगा। उसने कहा, कोठी के छत के ऊपर खुली जगह है। उस खुली जगह पर तुम्हें जो काम दिया जाएगा वो तुम्हें करना होगा। तुम्हारे साथ एक हसीन और खूबसूरत औरत रहेगी और वो तुमसे जो जो करने को कहेगी वो तुम्हें करना ही होगा और उसके तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। इतना कि कभी तुमने अपनी आंखों से भी नहीं देखा होगा। बस तुम्हें काम को सही तरीके से अंजाम देना है। मैंने पूछा, मालकिन क्या काम है? ये तो आपने बताया ही नहीं है। मालकिन ने कहा, मैंने तो बता दिया है। तुम अपने दिमाग में जोर डालो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि काम क्या है। मेरे सामने इतने सारे पैसे थे कि मैं लालच में आकर उन पैसों को ले लिया और बिना कुछ सोचे समझे ही मैंने हमारे जॉइंट अकाउंट में वो पैसे जमा करवा दिए। मैं बहुत खुश था। मुझे इतने पैसे जो मिले थे, मैंने अपने बाबा से कहा कि ये मेरी पहली कमाई है। मेरे बाबा को तो मानो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना पैसा मिला है, वो भी 7 दिन के अंदर। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा काम क्या है? तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। ये सुनकर उन्हें कुछ शक होने लगा। उन्होंने कहा, बेटा ये कोई गंदा जाल हो सकता है। तू लालच में आकर ऐसा कोई गलत काम मत करना कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। तुम अकाउंट से पैसे वापस निकाल लो और अगर ये लोग तुम्हें कुछ गलत काम करवाएं तो ये पैसे उन्हें वापस कर देना। ऐसा नहीं था कि मुझे घबराहट नहीं हो रही थी। आखिर एक औरत के साथ रात गुजारनी थी। ये सोच के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। कोठी की छत में खुले में ऐसा क्या काम करना होगा? वो औरत मुझसे कुछ गंदा काम तो नहीं करवाएगी ना? या फिर कोई जादू टोना टोटका भी तो हो सकता है। पर अगर गलत होता तो मेरे दोस्त क्यों करते? हो सकता है पैसों की लालच में ये गलत काम करते हो। मैं काफी सोच में डूबा हुआ था कि मेरे दोस्त घर पर आ गए। उन दोनों ने कहा कि तू कल के काम के लिए तैयार है ना? मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आखिर क्या काम है? तुम दोनों बताते क्यों नहीं हो? वो दोनों हंसने लगे और कहने लगे, यार कुछ ऐसा वैसा काम होता तो हम करते क्या? और कल अमावस की रात है, कल सारी रात से पर्दा उठ जाएगा। और वो दोनों हंसते हंसते घर का कामकाज करने लगे। मैं भी उनका हाथ बटाने लगा। अगले दिन जब मैं उस हवेली में गया तो चौकीदार मुझे देखकर हंसने लगा। सामने खड़ी नौकरानी से कहा कि आज बकरा हलाल होने वाला है। ये सुनकर तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। नौकरानी ने कहा, मालकिन की पसंद भी बहुत खूब है। क्या मस्त नौजवान को लेकर आई है। आज की रिकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी होगी। मैं वहां से अंदर चला गया और मैं एक बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। कैसी रिकॉर्डिंग? आखिर छत में आज क्या होने वाला है? दिन भर मुझे कुछ काम नहीं था। बस एक नौकर आकर मेरे बदन में अच्छे से तेल मालिश कर दी। आखिर ये सब काम क्यों हो रहा है? मेरे समझ से सब कुछ परे था। रात होते ही मुझे एक अजीब गरीब कपड़ा पहनने को दिया। एक औरत ने मुझे कुछ एक्टिंग सिखा दी कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। मुझे लगा शायद ऊपर कोई शूटिंग चलेगी जिसका नाटक का पाठ मुझे समझा रही है। तभी मेरे दोस्त वहां मुझे मिलने आ गए। वो भी मेरे ही कमरे में थे। उन्होंने कहा कि तू तैयार है ना? मैंने कहा, मुझे तो काम ही नहीं पता, किस बात की तैयारी करूं? मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। फिर एक नौकरानी आई और अजीत को बुला लिया। मैंने सोचा यही मौका है राज का पता लगाने का। मैं अजीत के पीछे पीछे चला गया। जब मैं छत के ऊपर पहुंचा तो वहां एक सेट बना हुआ था और वहां जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। यहाँ तो किसी की मूवी बनाने का काम चल रहा था, जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों से यकीन नहीं आ रहा था। मोहित एक लड़की की मसाज कर रहा था। मैं थर थर कांपने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे दोस्त ये सब काम करते हैं। ये लोग इस तरह का गंदा मूवी बनाते हैं और पैसे कमाते हैं। मेरी माँ और बाबा ने मुझे बहुत समझाया था कि नेपाल मत जाओ, यहीं पर मेहनत मजदूरी करो। मेरे बाबा को कुछ शक भी हो रहा था, इसलिए उन्होंने पैसे भी नहीं निकाले थे। उन्होंने मुझे पैसा वापस निकाल लेने को कहा था। मुझसे अब देखा नहीं गया। मैं सीढ़ी से नीचे उतरने लगा। तभी मालकिन मेरे सामने आ गई और कहने लगी, तुमने तो सारा काम देख लिया, अब तुम काम करने के लिए तैयार हो ना? मैंने कहा, ये कैसी मूवी बना रही हैं आप लोग? उसने कहा, इस मूवी में बहुत कमाई है, हम इसे बेचते हैं और काफ़ी पैसे कमाते हैं और इसका एक हिस्सा हम तुम्हें देते हैं। मैंने अपनी पॉकेट से वो सारे पैसे निकाले
और मालकिन के हाथों में थमा दिए। मैंने कहा, मैं गरीब जरूर हूँ, पर मैं ऐसा काम नहीं कर सकता और आपको भी शर्म आनी चाहिए इस तरह का काम करते हुए। वो मुझे रोकने की बहुत कोशिश करने लगी। मैं भी एक बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, लेकिन हमने ये काम जब से शुरू किया है तब से हमारे पास पैसे आने लगे। जब तक जेब में पैसे ना हो तो लोग हमारी इज्जत नहीं करते। मैंने कहा, क्या फायदा ऐसा पैसा कमा के जिसमें इज्जत ही ना हो। आप मुझे माफ कीजिएगा। मैं ये कहकर बाहर निकल गया। जब मैं गुस्से से वहां से निकलकर जाने लगा तो चौकीदार ने मुझे देखा। अब मुझे चौकीदार की बातों का मतलब भी समझ में आ रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। मैंने अपना सामान लिया और अगली सुबह ही मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा। मैं गांव जाकर मेहनत मजदूरी करूंगा और इज्जत की रोटी कमाऊंगा। दोस्तों, कई बार पैसों के लालच में हम गलत रास्ते में भटक जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इज्जत की एक रोटी जिल्लत की जिंदगी से काफी अच्छी है। इसीलिए लालच में पड़कर कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।